बांझ बहू की लक्ष्मी पूजा। गोपाल नगर नामक एक गांव था, जहां गीता नाम की एक महिला अपने पति सोहन और सास ससुर के साथ रहती थी। गीता लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज सुबह लक्ष्मी माता की पूजा करती थी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। गीता की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। बहुत इलाज करने और दिखाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन गीता की सास सोहन से कहती है, गीता, जा मेरे लिए एक गिलास में पानी लेकर आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे सोहन बेटा, मैं तो कहती हूँ अब तू दूसरी शादी कर ले। ये बांझ तुझे कभी बच्चे का सुख नहीं देगी। मैं भी मरने से पहले अपने पोते को देखना चाहती हूँ। तभी गीता कमरे में आती है। गीता, तुम्हारी वजह से मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरे सभी दोस्तों के बच्चे हैं, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तेरे में ही तो कमी है, जिसकी वजह से तू औलाद को जन्म नहीं दे पा रही। सोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और गीता की सास गीता को बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती है। गीता रोज रोज ये बातें सुनकर परेशान हो गई थी। एक दिन पड़ोस से रीना नाम की औरत अपनी बेटी के साथ आती है। गीता रीना की बेटी को उठा लेती है। रीना, आरजू तो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, और बहुत शरारती हो गई है दीदी, पूरा दिन इधर उधर भागती रहती है। तभी वहाँ गीता की सास आ जाती है। नमस्ते चाची जी। नमस्ते, आज कैसे आना हुआ? कुछ लेना था क्या? नहीं, बहुत दिन हो गए थे गीता से मिले हुए, तो बस मिलने चली आई। सुमित्रा रीना और उसके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका परिवार गरीब था। गीता, खुद की औलाद तो तुझसे पैदा नहीं होती, कब तक दूसरे के बच्चों को खिलाती रहेगी? ये गरीब लोग तो यही चाहते हैं कि तू सब पैसा इनके ऊपर बर्बाद कर दे। सुमित्रा की बात सुनकर रीना वहाँ से चली जाती है और गीता भी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। एक दिन सोहन के पिता उसकी माँ से बोलते हैं, मैंने सुना है गांव में एक चोटी वाला बाबा आया है। लोग बता रहे हैं कि बहुत ही सिद्धियों के बाद वो यहाँ आए हैं। तुम इसे उनके पास लेकर जाओ। ठीक है जी, कल सुबह मैं इसे बाबा के पास लेकर जाऊंगी। सुमित्रा गीता को अपने साथ चोटी वाले बाबा के पास ले जाती है। बोलो, क्या समस्या है आपको? बाबा जी, मेरे बेटे की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी बहू को कोई औलाद नहीं हुई। इसका कोई निवारण बताइए बाबा जी। चोटी वाले बाबा गीता को देखते हैं और बोलते हैं, इस पर तो बुरी शक्तियों का साया है। अगर तुम चाहती हो कि इसकी औलाद हो जाए, तो तुम्हें इसे लगातार 4 दिनों तक मेरे पास लाना होगा। ठीक है बाबा जी, मैं कल से इसे रोज ले आऊंगी। अगले दिन सुमित्रा गीता को बाबा के पास ले जाती है और वहाँ वो चोटी वाले बाबा गीता को एक लोटे से जल देते हैं और गीता उस जल को पी लेती है। अब देखना, बहुत ही जल्द तेरे घर में औलाद की किलकारियां गूंजेंगी। सुमित्रा और गीता उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और घर जाकर सुमित्रा सोहन के पिता से बोलती है, बाबा ने बोला है कि बहुत जल्द हमारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। बाबा ने ऐसे बोला है तो जरूर ऐसा ही होगा। आखिरी दिन सुमित्रा की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है और वो गीता को अकेले ही तांत्रिक के पास भेज देती है। अरे, आज तुम्हारी सासू माँ नहीं आई? आज उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो आज नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा आखिरी दिन है जल ग्रहण करने का, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ कुटिया के अंदर जाकर जल ग्रहण करना होगा, तभी तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। बाबा की ये बातें सुनकर गीता को घबराहट होने लगती है, लेकिन मजबूरी के कारण उसे तांत्रिक के साथ उसकी कुटिया के अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाते ही वो तांत्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है। आप ये क्या कर रहे हो?
छोड़ो मेरा हाथ। अगर तुझे संतान चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। गीता अपना हाथ छुड़ाकर भागती है और कुटिया के बाहर आ जाती है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। तांत्रिक की ऐसी हरकत से गीता बहुत घबराई हुई थी। गीता घर पहुंचते ही अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर के बाद वो चोटी वाले बाबा भी उसके घर आ जाते हैं। प्रणाम बाबा। अगर तुम्हें औलाद का सुख नहीं चाहिए था तो क्यों अपनी बहू को मेरे पास भेजा? क्या हुआ बाबा, क्या किया इसने? उसने मेरा जल लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो औलाद नहीं चाहती। उसे मेरे पास लाकर तुम सब ने मेरा अपमान किया है। नहीं बाबा, मैं उसे बुलाती हूँ। सुमित्रा गीता को बाहर बुलाती है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। माँ जी, ये बाबा मुझे अपने साथ कुटिया में ले गया था और इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। घोर अपमान। अब तो मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता। चोटी वाले बाबा वहाँ से चले जाते हैं। गीता के सास ससुर उसे बहुत भला बुरा सुनाते हैं और गीता रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। हे माँ, कब मुझे औलाद का सुख मिलेगा? कब तक मुझे ये बांझ शब्द सुन सुनकर अपना जीवन बिताना पड़ेगा? और गीता ये बोलकर रोने लगती है। आज दिवाली का दिन था और गीता बाजार में दिवाली का सामान लेने जाती है और वापस लौटते समय उसे रास्ते में एक बिल्ली दिखती है। वो बिल्ली घायल हालत में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अरे, इस बिल्ली को तो बहुत चोट लगी हुई है, इसे हॉस्पिटल ले चलती हूँ। गीता उसे उठाकर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर, मुझे सड़क पर ये इस हालत में मिली थी, देखिए इसे कितनी चोट लगी है। आप चिंता मत करिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप जैसे इंसान बहुत कम होते हैं जो किसी बेजुबान की मदद के लिए आगे आते हैं। डॉक्टर उस बिल्ली का इलाज करके उसे दे देता है। गीता उसे उठाकर घर के लिए ले जाने लगती है, तभी वो बिल्ली हवा में उड़ने लगती है और उसके सामने एक तेज प्रकाश हो जाता है और उसके सामने माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई। गीता, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। और लक्ष्मी माता गीता को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो जाती है और गीता घर आकर सभी घर वालों के साथ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करती है। गीता गरीब बच्चों को मिठाई बांटती है और सभी मिलजुल कर दिवाली मनाते हैं। आज सभी गीता के साथ बहुत प्रेम से बात कर रहे थे। गीता समझ गई थी कि ये सब लक्ष्मी माता का चमत्कार है। दिवाली के कुछ दिन के बाद गीता की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। सोहन डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर गीता को चेक करता है। मुबारक हो मोहन जी, आप बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ समय के बाद गीता एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और उसका नाम वो लक्ष्मी रखती है। माता रानी की कृपा से अब सभी मिलजुल कर प्रेम से रहा करते थे। मेघा नाश्ता लगा रही थी, तभी विनय प्रताप भी वहाँ आता है। मेघा, आज रात के डिनर के लिए जो भी सामान चाहिए बाजार से मंगवा लेना। अगर रात को बॉस और उनकी पत्नी खुश हो गए तब तो मेरा प्रमोशन पक्का समझो और साल में 1 से 2 विदेश यात्रा भी हो जाएगी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अम्मा का क्या करना है? उन्हें कहाँ रखेंगे? कहीं मेहमानों के सामने खाना खाते समय खांसना शुरू कर दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान खाना छोड़ के ही भाग जाएं। अम्मा को जल्दी खाना खिलाकर सुला देना। आपकी अम्मा इतनी जल्दी सोने वाली कहाँ है? उसके बाद विनय प्रताप ऑफिस के लिए निकल जाता है और मेघा घर की साफ सफाई अच्छे से करवाने में लग जाती है। रमिया, आज ना फर्श पर एक भी दाग नहीं होना चाहिए और बाहर गार्डन के सारे पौधों की कटाई शटाई कर देना, ठीक है? ठीक है भाभी, मैं सब कर देती हूँ। और सुन, अम्मा का बिस्तर स्टोर रूम में लगा देना। भाभी, अम्मा को भी आज नहला दूं, कई दिन हो गए हैं वो नहाई नहीं है। हाँ हाँ, सबसे पहले अम्मा को नहला दे और धूप में बाल सुखाने के लिए छत पर ही बिठा देना। रमिया ने अम्मा को छत पर ले जाकर खूब रगड़ रगड़ कर नहलाया और धूप में चारपाई पर बिठा दिया।
रम्या, अब एक कप चाय बना दे, अदरक वाली। बहुत ठंड लग रही है बेटा। इतने में रम्या को मेघा की आवाज पड़ती है। जी भाभी जी, आती हूँ। देख रम्या, मैं ना पार्लर जा रही हूँ और मुझे वहां समय लग जाएगा। तुम घर का सारा काम कर लेना, ठीक है? मुझे कोई भी काम की कमी नहीं चाहिए। इधर अम्मा के चाय के इंतजार में सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई और अम्मा की वही चारपाई पर आंख लग गई। अब ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। मेघा पार्लर से घर लौटती है। रम्या, अम्मा ऊपर ही है क्या? उन्होंने खाना खाया या नहीं? अरे भाभी, मैं तो भूल ही गई। उन्होंने तो चाय भी मांगी थी, कह रही थी कि ठंड लग रही है। रम्या सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर गई तो अम्मा चारपाई पर बैठी कांप रही थी। अम्मा, क्या हुआ आपको? बहुत ठंड लग रही है। रम्या अम्मा को पकड़कर नीचे ले आती है। रम्या, आज अम्मा का बिस्तर स्टोर रूम में लगवा दो। पर भाभी, वहां तो कबाड़ रखा है। अरे, एक दिन की तो बात है, कल दूसरे रूम में ले जाएंगे। रम्या ने अम्मा को स्टोर रूम में बिस्तर पर बिठाकर खाना दे दिया। अम्मा, आप ये खाना खा लो, आज मेहमान आने वाले हैं। मैं ना बाद में आकर बर्तन ले जाऊंगी, अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। अम्मा टुकर टुकर रम्या को ताकती रही, लेकिन पूछने का साहस ना था कि खाने में क्या क्या पकवान बनाए जा रहे हैं। मेघा को पता था कि ऑफिस के बॉस और उनकी पत्नी बहुत मॉडर्न हैं, इसलिए वह खुद भी सुबह से अपने आप को सजाने में लगी हुई थी। शाम के 5 बज गए थे। सारा खाना तैयार हो गया है ना? सारे कांटे और प्लेट्स को सूखे कपड़े से साफ कर दो, एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए। भाभी, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे कोई पहली बार खाने पर घर आ रहा हो। हाँ, इस बार तुम्हारे साहब के बॉस आने वाले हैं। हर बार तो इनके दोस्त ही होते हैं। चल, तू जल्दी कर, जल्दी सलाद भी काट ले। सिर्फ कचौरियां मैं खाने के समय ही बना दूंगी। जी भाभी, मैं सब देख लूंगी। इतने में विनय प्रताप भी घर आ जाता है और अपनी पत्नी को देखकर बोलता है, क्या बात है, लगता है आज मैडम ने कोई काम ही नहीं किया, खुद को सजाने में ही लगी रही। बहुत सुंदर लग रही हो वैसे। अच्छा जी, ऐसा ना कुछ नहीं है, घर का सारा काम हो गया है और खाना भी तैयार है। अम्मा कहाँ है? वो स्टोर रूम में उनका बिस्तर लगवा दिया है। विनय प्रताप सीधा अपनी अम्मा के कमरे में पहुंच जाता है। बेटा, हमें तो बनारस ही भेज दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अम्मा, ये क्या मुसीबत है? इस समय आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जाना ही है तो कल भेज देंगे। बेटा, अब मैं इस घर की साज सज्जा में फिट नहीं बैठती हूँ। लगता है अम्मा ने सुबह हमारी बातें सुन ली होंगी। कैसी बातें करती हो अम्मा? तुम क्यों फिट नहीं बैठती हो? सब अपने माँ बाप को ऐसे सड़क पर फेंक थोड़ी देते हैं, और वैसे भी तुमसे मिलने यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम यहाँ आराम से सो जाना, इसलिए तो तुम्हारा बिस्तर यहाँ लगाया है। विनय प्रताप ने इस बात को खत्म करना ही सही समझा। इतने में मेघा भी वहां आ जाती है। 7 वर्ष पहले अम्मा को बनारस से यहाँ ले आया था। अशोक भाई साहब के कहने पर बनारस की कोठी भी बेच दी। भाई साहब ने तो अपना हिस्सा लेकर पलट कर भी नहीं देखा कि अम्मा कैसी है, और अब वहां बनारस में था ही क्या, तो अम्मा को वहां छोड़ आते। इतने में घर की बेल बजी और मेहमान आ गए थे। उन्हें बिठाकर चाय पानी पिलाया गया और फिर खूब बातें हुई। मेघा ने आज तरह तरह के पकवान बनाए होंगे। कचौरी तो मैं आलू की रस वाली सब्जी के साथ खाऊंगी, और खीर, वाह, उसे तो सबसे बाद में खाऊंगी। कुछ देर के बाद पूरे घर में देसी घी की कचौरियों की खुशबू आने लगती है। रात के 10 बज गए थे। सबको खाना खिलाया गया और सब खाना खाकर बहुत खुश थे। इतना अच्छा खाना और घर की साज सज्जा देखकर बॉस की पत्नी तो मेघा से बहुत खुश हो गई थी। रात के 11 बज रहे थे। यहाँ अम्मा के सब्र का बांध टूट रहा था। कितना समय हो गया है, कोई खाना लेकर नहीं आया। अब तक तो सबने खाना खा लिया होगा, पता नहीं कब आएंगे।
मुझे लाकर 2 कचौरी ही दे देते तो मैं दवा खाकर सो जाती। लगता है मुझे खाना देना ही भूल गए। आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और आपकी साड़ी भी बहुत सुंदर है। क्या घर में लगी ये पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? शुक्रिया जी। हाँ हाँ, मुझे ना पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं काम से फ्री होती हूँ ना, तो मैं उस समय में पेंटिंग बना लेती हूँ। मैं आपके लिए भी ना एक पेंटिंग बना दूंगी। ओह, थैंक्स मेघा। बॉस की पत्नी पूरा घर देख रही थी कि तभी उसे कमरे के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। हे मेघा, यहाँ कोई है? किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही है। इतने में विनय और उसका बॉस भी वहां आ जाते हैं। ये सुनकर मेघा के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, ये अम्मा जी की वजह से कोई मुसीबत ना हो जाए। मेघा दरवाजा खोलती है तो अम्मा चारपाई पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे, ये आपकी काम वाली है क्या? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो काम वाली। इतने में विनय प्रताप मेघा को टोकते हुए बोला, अरे यही तो है इस घर की मालकिन। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझे लगा सब सो गए और मुझे खाना देना भी भूल गए। क्या? आपको अभी तक खाना नहीं दिया? वो मैं खाना देना भूल गई। माँ, आप यहीं रुको, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। सॉरी सर, आप बैठो, मैं खुद इन्हें खाना दे देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपनी माता जी को खाना खिलाओ, हम अभी चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। बॉस और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं और विनय प्रताप अपनी माँ के लिए खुद खाना लाता है और उन्हें अपने हाथों से खिलाता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे खुद तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। मेघा पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप दोनों मुझे माफ कर दो, मुझे अम्मा को पहले ही खाना दे देना चाहिए था। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अगले दिन विनय प्रताप के प्रमोशन का लेटर आ गया और सब बहुत खुश थे। अब सब मिलकर अम्मा का खूब ध्यान रखा करते थे।